हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम ब्रैग्स मेथड की स्टडी करेंगे, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड जैसे क्रिस्टल्स के एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी को जो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी क्या टर्म है? देखें, इस टर्म में हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आया हमारा क्रिस्टल जो है किस तरह का है। आया ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी में हम अपने क्रिस्टल जैसा कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्रिस्टल किस तरह का है। आया ये जो है सिंपल जो है क्रिस्टल है, या फिर बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो आइए हम समझते हैं अपने मेथड को, और इस मेथड की एक और हेडिंग बन सकती है जो कि क्या है, ब्रैग्स एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। कहता है ब्रैग्स एक्स रे आर जनरेटेड इन द एक्स रे ट्यूब ए। तो कहता है कि जी इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको एक्स रेज प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, और एक्स रे कहाँ प्रोड्यूस होंगी? इस ट्यूब में प्रोड्यूस होंगी। एक्चुअली इसमें होता क्या है, कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट मैटर के साथ टकराते हैं, जो कि एनोड का काम करती है, और उसके साथ टकराने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि दीज आर मेड मोनोक्रोमेटिक बाय पासिंग थ्रू द एब्जॉर्बिंग स्क्रीन बी। ये जो हमारे पास इस ट्यूब से एक्स रेज निकली हैं, अब आपने इसको पास करना है इन एक्स रेज को एक एब्जॉर्बिंग स्क्रीन बी से। ये बी एब्जॉर्बिंग स्क्रीन क्या काम करेगी? इन एक्स रेज को मोनोक्रोमेटिक रेज में कन्वर्ट कर देगी, मतलब ऐसी रेज में कन्वर्ट कर देगी जिसकी वेवलेंथ एक जैसी होगी, जिसका कलर एक जैसा होगा। तो ये जो मोनोक्रोमेटिक रेज हैं अब कहाँ जाएंगी, इसके बारे में वो कह रहा है दीज रेज आर पास थ्रू द स्लिट एल। ये रेज स्लिट एल में से पास करेंगी टू ऑब्टेन द रेज इन द फाइन बीम। तो कहता है ये रेज जो कि मोनोक्रोमेटिक रेज थी, जो कि हमें कहाँ से हासिल हुई थी? बी एब्जॉर्बिंग स्क्रीन से हासिल हुई थी, जिनकी वेवलेंथ एक जैसी थी। उनको हमने कहाँ से पास किया? उनको हमने पास किया स्लिट एल से, और स्लिट एल में आपको एक नैरो पैसेज नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो रेज मोनोक्रोमेटिक रेज आ रही होती हैं वो एक फ़ाइन बीम में, एक बारीक बीम में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर कहता है कि दिस बीम इज़ देन अलाउड टू फॉल ऑन सम पर्टिकुलर फेस ऑफ द क्रिस्टल NaCl विच इज़ माउंटेड ऑन अ टर्न टेबल T। तो कहता है इन्हीं रेज को, जो कि कहाँ से हमें हासिल हुई थी? स्लिट एल से हासिल हुई थी, इनको हमने कहाँ पर डालना है? उसे हमने डालना है क्रिस्टल पर, जिस क्रिस्टल के हम स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसको हमने सी ज़ाहिर किया है। ठीक है, ये क्रिस्टल सी जो कि क्या है, असल में NaCl का क्रिस्टल है। इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? एक टर्न टेबल T पर रखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम इस टर्न टेबल को हम T से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है। फिर वो कहता है द टर्न टेबल कैन बी मूव्ड ओवर अ सर्कुलर स्केल S। तो कहता है ये टर्न टेबल जो है सर्कुलर स्केल S पर मूव करेगा। किस पर मूव करेगा? इस सर्कुलर स्केल S पर मूव करेगा, जिस पर आपको स्केलिंग नज़र आ रही है। तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब थी, जहाँ पर एक्सरेज प्रोड्यूस हुई थी, और ये एक्सरेज स्लिट बी में से गुजरी, जिसको हम एब्जॉर्बिंग स्क्रीन का नाम दे रहे हैं, जिसने क्या काम किया? इस एक्स रेज को मोनोक्रोमेटिक रेज में कन्वर्ट कर दिया। यही मोनोक्रोमेटिक रेज आगे कहाँ गई? स्लिट एल की तरफ गई। स्लिट एल ने इसको एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर दिया, और ये नैरो बीम वाली जो रेज़ हैं ये कहाँ पर पड़ेंगी? ये पड़ेंगी क्रिस्टल सी पर, मतलब NaCl क्रिस्टल पर। ठीक है, ये क्रिस्टल सी कहाँ पर रखा हुआ है? क्रिस्टल सी एक टर्न टेबल T पर रखा हुआ है। ठीक है, और टर्न टेबल T के बारे में उसने बताया है, टर्न टेबल T सर्कुलर स्केल S पर मूव करेगा। फिर वो आगे कह रहा है क्या? द रिफ्लेक्टेड बीम
कहता है द रिफ्लेक्टेड बीम इज पास इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर डी विच इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोमीटर ई। तो कहता है ये जो रेज़ हैं इस क्रिस्टल की फेस के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर में से पास होंगी। ठीक है, ये जो डी है ये आयोनाइजेशन चैम्बर को ज़ाहिर करता है, और ये आयोनाइजेशन चैम्बर किसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमीटर के साथ कनेक्टेड है, जो कि हमें करंट की इंटेंसिटी बताएगा किसके लिहाज से, आयोनाइजेशन के लिहाज से। ठीक है, तो ये रेज़ कहाँ से पास करेंगी, एक आयोनाइजेशन चैम्बर में से पास करेंगी, और ये आयोनाइजेशन चैम्बर हमने इस आयोनाइजेशन चैम्बर को हमने डी ज़ाहिर किया है, और यही आयोनाइजेशन चैम्बर इलेक्ट्रोमीटर ई के साथ कनेक्ट होगा। और इलेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है, या करंट की इंटेंसिटी को बताता है। द आयोनाइजेशन चैम्बर कैन आल्सो बी मूव्ड ऑन अ सर्कुलर स्केल एस इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्न टेबल टी। तो कहता है कि जो हमारा ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ये किस पे मूव करेगा, ये टर्न टेबल, ये सर्कुलर स्केल एस पर मूव करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये किस पे मूव करे, टर्न टेबल टी पर मूव करे। ये टर्न टेबल टी से इंडिपेंडेंट होगा और किस पे मूव करेगा, सर्कुलर स्केल एस पे मूव करेगा। ठीक है, क्या चीज़, ये आयोनाइजेशन चैम्बर इस सर्कुलर स्केल पर मूव करेगा, और ये किससे इंडिपेंडेंट होगा, इस टर्न टेबल टी से इंडिपेंडेंट होगा। फिर उसने बताया कि द चैम्बर कंटेन्स सम easily ionizable gas such as SO2. Greater the intensity of the reflected beam, greater is the ionization produced in the gas and larger is the reading on the electrometer. कहता है इस आयोनाइजेशन चैम्बर में एक गैस मौजूद होगी जो कि ईजीली आयोनाइज हो सकती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हाई इंटेंसिटी की रिफ्लेक्टेड रेस इस गैस में से इस गैस पर पड़ेंगी, जो कि कौन सी गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस है, वो इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को आयनाइज करेंगी। जितनी ज़्यादा ये गैस आयनाइज होगी उतना ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रोमीटर ई पर रीडिंग शो होगी किसकी, करंट की। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ से रेस ने रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाना है, आयोनाइजेशन चैम्बर में जाना है। आयोनाइजेशन चैम्बर में हमारे पास एक आयोनाइजेबल गैस मौजूद है जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही ये रेज़ उस गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ टकराएंगी तो उस गैस को आयोनाइज़ करेंगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा यहाँ इस आयोनाइजेशन चैम्बर में आयोनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रोमीटर ई में करंट की रीडिंग शो होगी, इंटेंसिटी शो होगी। तो फिर आगे वो कह रहा है कि when the crystal face is rotated by rotating the turntable, the direction of the reflected beam changes. यहाँ पे वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखें अगर आपका ये जो क्रिस्टल है ये मूव करता है, ये असल में मूव किसकी वजह से करता है, ये मूव करता है यहाँ पे वो बात कर रहा है क्रिस्टल फेस रोटेटेड बाय रोटेटिंग द टर्न टेबल। अगर हमारा टर्न टेबल रोटेट करेगा तो हमारा क्रिस्टल की फेस भी रोटेट होगी। ठीक है, तो जब क्रिस्टल की सतह रोटेट होगी तो उसी लिहाज से जो है रिफ्लेक्शन का एंगल भी चेंज होगा। तो आपको बात समझनी चाहिए कि अगर टर्न टेबल रोटेट करेगा तो ये क्रिस्टल की फेस भी रोटेट करेगी। जब ये क्रिस्टल की फेस रोटेट करेगी तो ये जो रेज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनका रिफ्लेक्शन एंगल भी चेंज होगा। तो अगर पहले जो है ये 15 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, हो सकता है अब 12 डिग्री या फिर 18 डिग्री पर जो है रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, हम इससे आगे चलते हैं। टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड बीम इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर एवरी टाइम द आयोनाइजेशन चैम्बर इज़ रोटेटेड थ्रू डबल द एंगल थीटा थ्रू विच द क्रिस्टल फेस इज रोटेटेड। आपने काम ये करना है, अगर आपका जो है ये क्रिस्टल 1 डिग्री तक रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो आपने आयोनाइजेशन चैम्बर को 2 डिग्री तक रोटेट करवाना है, मतलब डबल एंगल पर आपने आयोनाइजेशन चैम्बर को रोटेट करवाना है। ठीक है, फिर वो कहता है फ्रॉम दीज प्लॉट्स द एंगल करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिमा आर नोटेड। अच्छा, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि हमें 3 मुख्तलिफ पीक्स हासिल होती हैं। असल में हम ये जो हमारा क्रिस्टल सी है इसको 3 डिफरेंट पोजीशन से, 3 डिफरेंट फेसिस से इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम इसको 3 डिफरेंट फेसिस
या 3 डिफरेंट पोजीशन से स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देखें यहाँ से जो रेज़ टकराती हैं इस सतह पर, तो वो एक ग्लांसिंग एंगल बनाती हैं। ग्लांसिंग एंगल क्या कहलाता है? वो एंगल जो किसके दरमियान बन रहा हो, इन रेज़ और इस सरफेस के दरमियान जो एंगल होता है, मतलब ये रेज़ जिस एंगल के साथ इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ टकराएंगी, वो एंगल क्या कहलाएगा? ग्लांसिंग एंगल कहलाएगा। और इसी ग्लांसिंग एंगल के लिहाज से रिफ्लेक्शन एंगल भी तब्दील होगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ग्लांसिंग एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये देखें, ग्राफ हमारे पास है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ग्राफ। देखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लांसिंग एंगल कौन सा एंगल होता है? जिसमें वो एंगल जिस एंगल से हमारी रेज़ क्रिस्टल सरफेस के साथ टकरा रही होती हैं, उसे हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तो डिफरेंट ग्लांसिंग एंगल पर हमें आयनेशन करंट की जो है डिफरेंट इंटेंसिटीज़ हासिल होती हैं। हो सकता है किसी एक ग्लांसिंग एंगल पर जो है आयनेशन करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, और किसी दूसरे ग्लांसिंग एंगल पर जो है आयनेशन करंट की इंटेंसिटी कम हो, और फिर जो है किसी तीसरे ग्लांसिंग एंगल पर हमें आयनेशन करंट की इंटेंसिटी डिफरेंट महसूस हो, फील हो। ठीक है, तो हमें, चूँकि हम 3 डिफरेंट पोजीशन से क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें आयनेशन करंट की और उसके लिहाज से हमारा ग्लांसिंग एंगल भी तब्दील होगा। जब ग्लांसिंग एंगल तब्दील होगा तो क्या तब्दील होगा? हमारा जो है आयनेशन करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, जो कि हमें कहाँ से हासिल होगी? इलेक्ट्रोमीटर से हासिल होगी। फिर वो इस यहाँ पे एक बात कर रहा है कि देखें, द वैल्यू ऑफ डी इज़ कैलकुलेटेड बाय द ब्रैग्स इक्वेशन। कहते हैं हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू ब्रैग इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ब्रैग इक्वेशन क्या है? n लैम्डा 2d साइन थीटा। यहाँ पे n जो है, अगर n की वैल्यू हमें मालूम हो, लैम्डा जो कि वेवलेंथ को ज़ाहिर करता है उसकी वैल्यू हमें मालूम हो, ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू हमें मालूम हो, तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। अगर आप इसे गौर से देखें, ये 2 प्लेन है हमारे पास, ये 2 प्लेन। ठीक है, इन 2 प्लेन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगा। लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट द लोवेस्ट एंगल एट विच मैक्सिमम रिफ्लेक्शन अकर्स इज ओनली फॉर n इज इक्वल्स टू 1. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन. सिमिलरली द नेक्स्ट हायर एंगल फॉर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, दैट इज़ n इज इक्वल टू एंड सो ऑन. तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि वो कम से कम ग्लांसिंग एंगल जिस पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हासिल होती है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। ठीक है, और इस केस में n की वैल्यू 1 होगी, और उससे बड़ा जो हमारे पास ग्लांसिंग एंगल होगा जिस पर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हासिल होगी, उसे हम किसका नाम देंगे? सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। ठीक है, और उसको हम इस केस के लिए हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एक ग्लांसिंग एंगल हमारे पास 5.9 डिग्री है, इस पर हमें जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हासिल होती है रेज़ की, और वो रेज़ आयनेशन चैम्बर की तरफ जाती हैं। ठीक है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास दूसरा ग्लांसिंग एंगल है जिस पे हमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन हासिल होती है, और वो रेज़ आयनेशन चैम्बर की तरफ जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर। इसे हम सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n की वैल्यू 2 रखते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर जो है रिफ्लेक्शन के लिए हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें एक बात वो कर रहा है, इन केस ऑफ NaCl द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फॉर द 3 फेसेस यूजिंग मोनोक्रोमेटिक रेज आर 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री, 5.2 डिग्री। एक तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो रेज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं वो मोनोक्रोमेटिक रेज़ यूज़ हो रही हैं, और हम अपने क्रिस्टल की जो स्टडी कर रहे हैं वो 3 डिफरेंट पोजीशन से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक पोजीशन है 100, दूसरी पोजीशन है 110, और तीसरी पोजीशन है 111। तो 3 डिफरेंट पोजीशन से हम जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालेंगे, उनके दरमियान रेशो चेक करेंगे
और उस रेशो के लिहाज से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पैराग्राफ में वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि चूँकि हम क्रिस्टल को 3 डिफरेंट पोजीशन से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 डिफरेंट ग्लासिंग एंगल बनेंगे, ठीक है। और जो रेज़ यहाँ से पास हो रही हैं वो मोनोक्रोमेटिक रेज़ पास हो रही हैं जिनकी वेवलेंथ एक जैसी है, ठीक है। और ये जो 1 0 0 1 1 0 1 1 1 लिखा हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्रिस्टल को 3 डिफरेंट पोजीशन से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, आपने रेशोज़ की स्टडी करनी है उस क्रिस्टल की, मतलब आपने 3 डिफरेंट इंटरप्लेनर डिस्टेंस के दरमियान रेशो लेनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम डिफरेंट पोजीशन से जो है क्रिस्टल की स्टडी करेंगे। एक कहलाएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस 1 0 0, ठीक है। एक कहलाएगा हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस 1 1 0, और तीसरा हमारे पास क्या कहलाएगा 1 1 1, ठीक है। इन तीनों के दरमियान हम रेशो लेंगे और इस रेशो को ज़रिए हम जो है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें, आपको जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस की ये पोजीशन दिखाई जा रही हैं कि ये पोजीशन 1 0 0 को ज़ाहिर करती है, ये पोजीशन जो है 1 1 1 को ज़ाहिर करती है, और ये पोजीशन 1 1 0 को ज़ाहिर करती है। अगर आप ऊपर वाला फार्मूला देखें तो ऊपर वाले फार्मूले में क्या बताया हुआ है, एन लैम्डा इज़ इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो d अगर आपने निकालना है तो एन लैम्डा और 2 साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। थीटा इसमें क्या है, ग्लांसिंग एंगल है, और मैंने आपको बताया था कि जितना ग्लांसिंग एंगल होता है उसी लिहाज से रिफ्लेक्शन का एंगल, रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल होता है। तो चूँकि हम इसमें एक बात आपने मज़ीद याद रखनी है कि देखें, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये काम कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। n को आपने वैसे स्किप कर दी है, n की वैल्यू 1 होती है, लैम्डा सेम होता है, ठीक है। चूँकि रेस की वेवलेंथ सेम है, 2 को आपने यहाँ स्किप कर देना है और अगली इक्वेशन की तरफ जाना है। ये देखें, n लैम्डा की जगह आप 1 पुट कर देंगे, 2 को स्किप कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए आपने ये काम करना है, ठीक है। साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3। तो थीटा 1 में ग्लासिंग एंगल 1 पुट कर देंगे, थीटा 2 में ग्लासिंग एंगल 2 पुट कर देंगे, थीटा 3 में ग्लासिंग एंगल 3 पुट कर देंगे, ठीक है। जब आपको ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से हासिल होंगी तो हमारे पास रेशो कुछ इस तरह की हासिल होगी, 1 0 0 1 रेशो 0.705 रेशो 1.114। अब हम इस रेशो को मैच करते हैं, हमारे पास एक टेबल मौजूद है, उस टेबल से मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्रिस्टल कौन सा हो सकता है। ये देखें, हमारे पास 3 डिफरेंट क्रिस्टल के जो है रेशोज़ दिखाई गई हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस की एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की दिखाई हुई है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की दिखाई हुई है, और फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की दिखाई हुई है। तो अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे और 1 डिवाइडेड बाय अंडर 2 करेंगे तो आपके पास वही जवाब आएगा जो अभी हमें निकाला था, 0.705, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप 2 डिवाइडेड बाय अंडर 3 का जवाब निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास यही जवाब आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, 1.14, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेशो किससे मैच कर रही है, ये रेशो हमारे जो है इस हिस्से के साथ मैच कर रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल वाले जो हमें रेशोज़ दी गई हैं इससे मैच कर रही है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा जो क्रिस्टल था वो कौन सा क्रिस्टल था, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो आपने रेशोज़ को इस टेबल के साथ मैच करना है। अगर आपकी रेशोज़ इनमें से किसी एक के साथ मैच कर जाएं, जैसा कि हमारे केस में जो है ये इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल वाली रेशो के साथ मैच कर रही हैं, तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो क्रिस्टल था सोडियम क्लोराइड का वो किस तरह का था, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, इसके आगे ये देखें, अब हम ये देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो है आपको शक्ल दिखाई गई है, और ये जो शक्ल आपको दिखाई गई है वो किसकी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की।
इसका मतलब जो हमारा NaCl का क्रिस्टल है जिसकी हम स्टडी कर रहे थे, वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो आइंस की पोजीशन है वो इस तरह की है, और वो क्या है, FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें एक और बात करने की वो कोशिश कर रहा था कि द सेम रिज़ल्ट विल ऑब्टेन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, कि सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए भी आपको इसी किस्म का रिज़ल्ट हासिल होगा। वहाँ n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, लैम्डा को हमने वैसे ही 1 रखा हुआ है, तो आप ज़रा गौर करें, n यहाँ आना चाहिए था n लैम्डा, ठीक है, चूँकि फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे थे तो हमने n की वैल्यू 1 रखी और उसको यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया। जब हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को स्टडी करेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस साइन थीटा की स्टडी करनी है, साइन थीटा 1 की, ठीक है, साइन थीटा 2 की और साइन थीटा 3 की, साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3। चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, हर केस में हमारे पास जो एंड फार्मूला होगा वो यही का यही रहेगा, और इसी फार्मूले को आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है, और हमें ये रेशो हासिल होगी। इस रेशो को आपने उस टेबल से कंपैरिजन कर लेना है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा क्रिस्टल किस तरह का है। तो आई थिंक आज के टॉपिक से आपको ये समझ आ चुका कि हाँ, जब हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड के ज़रिए NaCl स्ट्रक्चर की स्टडी करने की कोशिश की ब्रैग्स मेथड के थ्रू, तो हमें ये पता लगा कि हमारा जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इसकी शक्ल आपको इस तरह की नज़र आएगी, ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।